नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ और फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो इसके पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि इस चैनल पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 to 10 मैथ और साइंस, 11th-12th का मैथ और सीडीपी पढ़ते हैं। सीडीपी आपके ऑल टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। एक मिनट मुझे देख ले, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? बस एक मिनट का टाइम दीजिए आपको। तो हम लोग यहाँ क्या क्या पढ़ते हैं इसकी चर्चा की है कि क्लास 6 टू साइंस, 11th-12th का मैथ और सीडीपी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो हम लोग इस चैनल के थ्रू ये सब चीज पढ़ते हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन मैं डालूं तो आप लोगों के पास उसका वीडियो जा सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। तो हम क्या कर रहे थे कि हम लोग को क्या पढ़ना था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम चैनल का नाम आप लोगों के सामने लिख दें। लूसी लर्निंग लैब, ये चैनल है, यूट्यूब चैनल। इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग को आज जो पढ़ना है वो है हम लोग का
दिसंबर 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेपर 1 का। क्योंकि एग्जाम अब बहुत करीब है, इसलिए हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी दिन बाकी सब्जेक्ट का करेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है। तो मैथ में पेपर 1 में 1 to 5 आप लोग का जो बेसिक चीज है वो मैथ पढ़ना होता है एनसीईआरटी का। लेकिन मेन आपका 3 to 5 ही होता है। 1 to 5 का मैथ क्या होगा, 3 to 5 ही होता है। और एक बुक है जिसको आप लोग अगर प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं, अरिहंत का बुक है सीटेट का। उसमें टोटल क्वेश्चन बैंक है और उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको क्लियर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरीश जो है हरीश एक आदमी है जो 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। कितने बजे? 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। ये हरीश जो है 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है और 22:10 बजे वह समाप्त कर 22:20 बजे वह समाप्त करता है। 22:20 में उसका यात्रा समाप्त हो जाता है। अब ये जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यात्रा पूरा करने में उसको कितना टाइम लगा। यात्रा को पूरा करने में हरीश को कितना टाइम लगा, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो हरीश आरंभ कितने बजे किया? 18:40। 18:40 में अगर किया ये तो शाम का कितना बजा? 6:40। 6:40 शाम में वो अपना यात्रा प्रारंभ किया और यात्रा समाप्त हुआ 22:10 में, जो रात के 22:20 में, तो रात के 10:20 पर रात में। अब यात्रा को पूरा करने में कितना घंटा टाइम लगा, जरा बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। तो सिंपल सा है, 6:40 जो है 6:40 में से हम 10:20 में से 6:40 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल उसको कितना टाइम लगा? 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका दिसंबर 2028 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिसंबर 2018 में, सॉरी 8 नहीं 18 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हरीश एक आदमी है जिन्होंने अपनी 18:40 बजे यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। तो ये तो 24 घंटे वाले समय के हिसाब से इसमें टाइम दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको के हिसाब से करते हैं तो वो यात्रा कब शुरू की? शाम के 6:40 बजे शुरू की और 10:20 में रात को खत्म कर दिया। तो टोटल उसको टाइम लगा 3 घंटे 40 मिनट। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े।
दूसरा क्वेश्चन है कि 200 ml का और 200 ml और 300 ml का एक बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है। बर्तन का प्रयोग, एक बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, 200 ml और 300 ml का एक बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है। किसके लिए, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बर्तन का? तो 200 और 300 ml के बर्तन का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? तो 2000 ml आयतन वाले बाल्टी को भरने के लिए। ये 200 ml और 300 ml के बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है माप के रूप में। 2000 ml वाले एक बाल्टी को भरना है। अब बाल्टी को भरने के लिए 200 ml और 300 ml बर्तन क्रमशः बाल्टी भरने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि 6:3, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन है 1:6, ये थर्ड ऑप्शन है 4:4 और फोर्थ ऑप्शन है 7:2। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही नहीं है, सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो समझने की बात है। एक मान लीजिए 200 ml का एक हुआ और 6 हुआ 300 ml का, तो 1800 ये हो गया और 200 ml 1800, 2000, दूसरा तो एकदम सही है, 100% सही है कि ये सही है कि 2000 ml की आयतन की बाल्टी को भर देगा। 4:4, तो अगर 4 का 200 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8 और 3 दूनी 12, 12 8 20, ये भी 2000 भर देगा। 7 और 2, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ये भी 2000 भर देगा। तो ये तीनों तो भर रहा है, इसमें नहीं भरने वाला कौन सा है? 6 और 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 3। ये पूछ रहा है कि कौन सा आयतन वाला नहीं भर रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 और 3। ये भी 2018 दिसंबर का ही क्वेश्चन है, पेपर 1 में पूछा गया था सीटेट में। हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे मैथ का, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में सीडीपी का क्वेश्चन करेंगे, फिर साइंस का करेंगे और ईवीएस का भी देखती हूँ मैं, अगर टाइम होता है तो मैं ईवीएस भी आप लोगों के लिए करा दूंगी। अब अगला क्वेश्चन है कि 7:1, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा। सेवन इंटू वन उन्हें 3:8.5 डिवाइडेड बाई 9.09। ये एक क्वेश्चन है कि इसमें सबसे अच्छा अनुपात कौन सा है। अब इसका अनुपात चेक करना है, तो कोई बताएगा कि अनुपात क्या होगा? 7:1 को हम लोग 7 मान सकते हैं। 7:1 को मान लीजिए 7:1 इक्वल टू हम लोग 7 मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? 3.85 इक्वल टू हम लोग 4 मान सकते हैं। .1 इक्वल टू हम लोग 4 मान सकते हैं, क्योंकि 50 के बाद
एक जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग 1 गिनते हैं। किसी दुकान में आप लोग जाइए, अगर 1 रुपया 60 पैसे का सामान होगा तो वो आपसे 2 रुपए लेगा। तो 3.85 को हम लोग क्या मान लिए, 4 मान लिए। 7.1 को हम लोग 7 मान लिए। अब 9.9 को क्या मानेंगे, 9.09 है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 9 नहीं है। तो 9.09 को, एक मिनट, 9.09 को हम लोग 9 मानेंगे। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 7 × 4 डिवाइडेड बाई, आंसर हो जाएगा। इतना इजी इजी पूछता है सीटेट। बस थोड़ा सा हम लोग का कॉन्फिडेंस क्लियर हो और हम लोग का बेसिक चीज मजबूत हो, बेस मजबूत हो, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जबकि इसमें 15 मार्क्स का आपसे पेडागोजी भी पूछेगा, शिक्षा शास्त्र पूछेगा, मैथ का, वो भी मैं आप लोग को इस चैनल पे कराऊंगी। ये भी 18 का एक क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 18 का कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन डायग्राम का है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं कराऊंगी, बता देती हूँ कि एक ग्रिड में एक छोटा सा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, जो ग्रिड पे बनाए गए आयत का परिमाप क्या है ये निकालना है। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल और 4 वर्ग इकाई को उसमें से घटा लेंगे। तो भुजा बराबर क्या होता है, √4, तो निकल जाएगा इक्वल टू 2। अगर लंबाई 4 है तो 4 × 2 यानी 8 इकाई, और चौड़ाई 2 × 2 इक्वल टू 4। तो परिमाप क्या होगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × 8 प्लस 4। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 24 इकाई। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। मतलब 5 क्या है, 5 सब्जेक्ट है। प्रत्येक विषय में कितना, 75 अंक मिला है। प्रत्येक विषय में 75 अंक प्राप्त किए हैं। कौन, एक बच्चा ने। तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। सो सिंपल, अगर सबका सामान्य, सब विषय में सामान्य अंक है तो माध्यिका बराबर भी क्या होगा, 75 होगा। यहाँ माध्यिका बराबर 75 ही होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज में कम ज्यादा मार्क्स आया होता तो उसका हम लोग निकालते, लेकिन यहाँ चूंकि टोटल विषय में 75 ही है, इसलिए माध्यिका भी 75 ही होगा। अब एक क्वेश्चन है जो ईबी डायग्राम पे है कि यदि पाई चार्ट में लगभग लाल भाग 40% है, तो ये डायग्राम देखते हैं, अगर बन जाता है तो आप लोग बताते हैं। एक सेकंड, ये मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब ये डायग्राम जो है ये जो है आधा भाग जो है
छोड़िए, हम ऐसे ही बताते हैं आप लोग को, ठीक है। इस पिक्चर को छोड़ते हैं। इतना समझ लीजिए कि ये जो है हाफ जो भाग है, ये हो गया आपका 1/2, ये लाल है, ठीक है, ये लाल हो गया। अब हम लोग को दूसरा देखना है, यहाँ से एक भाग आ रहा है, ये आपका 1/4 है, ये पीला है। और यहाँ से एक और लाइन आ रहा है, इसमें आपका 1/8 है और इसमें 1/4 है, सॉरी इसमें भी 1/8 है, इसको 8 मान लीजिएगा आप लोग। तो ये नीला है, ये नीला है, और ये जो है सफेद है। ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें पता करना है कि तो सफेद भाग क्या है। पाई चार्ट में लाल भाग अगर 40 है तो सफेद भाग कितना परसेंट है। तो पाई चार्ट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x। पाई चार्ट बराबर हम लोग मान के चलेंगे x। अब लाल भाग क्या है, 40 है, लाल भाग इक्वल टू 40, तो 40/40 इक्वल टू 1/2x हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, 1/2 है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 80। तो 1/8 सफेद का दिया हुआ है, 1/8 इंटू 80 कटेगा, कितना बचेगा, 10। तो 10 क्या हुआ, सफेद भाग। थोड़ा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसको क्या किया था, सीटेड घुमा दिया था ताकि हम लोग कंफ्यूज हो सके। उसका भाग निकाला था लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो वही कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है हम लोग का तो एग्जाम में हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि लंबी छलांग लगानी है, धीरे धीरे चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। इमेज वाला सिर्फ छोड़ते हैं इसलिए कि इमेज बनाने में टाइम ज्यादा किल होगा, और उसको मैं एक दिन डाउट क्लियरिंग सेशन रख के आप लोग को बता दूंगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है। पहला है कि 250 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, दूसरा है कि 250 रुपए प्रत्येक पैकेट के प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो स्वाभाविक बात है कि दूसरा का अधिक होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि सेकंड वाले का अधिक है। अब एक है 1 - 1 +1 -1 +1 -1 डैश डैश सम सम्यक
संख्यक समसंख्यक पदों का योग, पदों का योग। तो इस समसंख्यक पदों का योग क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कटते हुए आके बच जाएगा शून्य। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी 2018 के दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? प्राइमरी लेवल में बच्चे जो हैं, प्राइमरी क्लास में बच्चे गणित में सीखते क्या हैं? इसके लिए आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? नहीं वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो मैं चाहूंगी कि मैं जो गलती की थी वो आप लोग नहीं कीजिए। तो नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना होगा। क्या करता है तो सबको पता है, क्या नहीं करता है ये ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने: तर्क का कौशल, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास और गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो जूनियर लेवल में बच्चे क्या करते हैं? अवधारणा को तो समझेंगे ही समझेंगे, गणितीय भाषा का भी विकास होगा, गणितीय समस्याओं को जवाब देने में भी एकदम सटीक रहेंगे होगा। तो नहीं होगा तर्क का कौशल, सॉरी कौशल में ये सा नहीं होता है। कौशल में ये सब होता है, तो नहीं होगा गणित तर्क का कौशल। ये नहीं वाले चीज को समझिए तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक दिवसीय अवधारणा के विकास में कुछ निर्देश अनुक्रम दिए गए हैं, इसको कैसे सजाया जाएगा, किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो पहला क्या होगा? क्रम इधर उधर दिया गया है, हम क्रम वाइज आप लोग को बता रहे हैं कि पहला होगा क्या। तो पहले सबसे पहले होगा भाषा के माध्यम से समझना। पहला होगा भाषा के माध्यम से समझना। उसके बाद होगा क्या? अनुभव प्रदान करना। अनुभव प्रदान करना। उसके बाद होगा आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। और सबसे लास्ट में होगा चित्र बनाना। चित्र बनाना। ये 4 होता है, ऑप्शन में है 4, 3, 2 और 1। ये 4 सीरीज वाइज सजाया गया है। क्या? प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास का अनुक्रम। जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं स्टडी मटेरियल दे दूंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप हमको टीचमिंट पे फॉलो कर सकते हैं, लूसी लर्निंग लैब तो आपका यूट्यूब चैनल है। टीचमिंट पे फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे? तो www.
lucy learning lab teachmeet.in। इस पे अगर हमको फॉलो करते हैं आप लोग तो स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और साथ में आसानी से पढ़ाई भी हो जाएगी। इसलिए कभी भी आप इसको जाके डायरेक्ट सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अब है क्वेश्चन कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। मान लीजिए एक बच्चा है, संख्या क्या था, 83 था और 27 था, उसको वो घटा के लिख दिया 64। ठीक है, क्या ये सही है? निम्नलिखित में से बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। सीखने का क्या बोध कराता है? सीखने का बोध जो है ये क्या होगा? तो सीखने का बोध जो है वो बच्चे के घटाव की प्रक्रियाओं में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बच्चे को ये पता नहीं है कि वो कैसे घटाया जाएगा, ना कि यह एक गलती है या बच्चा नहीं जानता है कैसे घटाना है। वो स्थानीय मान के बारे में नहीं जानता है। वो नहीं जानता है कि अगर हम लोग 8 में से एक कैरी लिए हैं तो हम लोग को वहां हमारा संख्या कम हो जाएगा। ये भी आपका पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अधिगम और आकलन के चक्र में है। तो अधिगम और आकलन के चक्र में व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होगा? पहले शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना, फिर उसके बाद से शिक्षण अधिगम के साथ एकत्रित आकलन, उसके बाद आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास और अंत में आता है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उनका संचार। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोग को यहाँ कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पे हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? रोमन अंक जो है वो उसका प्रयोग हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? तो उसके लिए क्यों नहीं किया जाता है? तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसके लिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, इसलिए नहीं किया जाता है। और कोई तर्क नहीं है, ना ही इससे बच्चे भ्रमित होते हैं, ना ही इसको याद करना मुश्किल रहता है, ना ही रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना जटिल कार्य है। सिर्फ क्या कि उसका गणना करना मुश्किल है। रोमन अंक को हम लोग यूज करें तो उसका कैलकुलेशन मुश्किल है और कोई बात नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम लोग को सोचना नहीं है। तो यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने का क्या करता है? समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? इस टाइप का भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सीटेड दे जाता है कि कभी पूछेगा कि उचित उद्देश्य क्या है, कभी पूछेगा अनुचित उद्देश्य क्या है। तो हम लोग को सारा कुछ को समझना होता है और तब जाके करना होता है। तो हम लोग इसको एक सेकंड सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा? यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को
गहन बनाता है। क्या करता है? उनकी समझ को गहन बनाता है। यही बात है और कोई बात नहीं है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित एक की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक। तो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या होता है? तो गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए कि जो अशिक्षित दुकानदार हैं वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसा होता है। वो जरूरी नहीं है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप और कैलकुलेटर लेके बैठेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उंगली पे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। और शॉर्ट ट्रिक आप लोग देखें, उंगली पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी ये डाउन रहेगा वो 30 का होता है, जो अप रहेगा वो 31 का होता है। ये बहुत इजी ट्रिक है, हम बचपन में सीखे थे, इसलिए आप लोग को भी बता रहे हैं। इसको मोटी को बंद कीजिए और यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए। जनवरी, जो उठा हुआ हिस्सा है वो जनवरी है, जो डाउन है वो फरवरी, तो 28 का होता है, अगर लीप ईयर हुआ तो 29, उसके ऊपर 31 का। जो भी उठा हुआ हिस्सा ये सब 31 का होता है, डाउन हिस्सा 30 का होता है। तो कहने का मतलब कि शिक्षक को क्लास में बताना चाहिए कि जो अशिक्षित दुकानदार होते हैं या जो लोग अशिक्षित लोग होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? अब देखिए, जो काम होता है सब शिक्षक को करना होता है, बच्चे को दोषी नहीं मानना है। आप लोग तो खैर दोषी हैं ही नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो एक विषय समूह को, एक विषय समूह को एक विषय समूह को तो कैसे उसको संभाला जाएगा? तो कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न हल करके और ज्यादा क्षमता वाले को जटिल देके नहीं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख के, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। जब भी हम लोग काम करेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं कि कम क्षमता वालों को आसान आसान सिखा दिए, जिसको आता है उसको इतना भारी दे दिए कि वो घर से सीख के पढ़ के आएगा। अगर नहीं आए तो घर में जाके लड़ाई करे, ट्यूशन लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा काम नहीं करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह में कैसे संभाला जाएगा? तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। मतलब कोई ऐसा है कि कोई ज्यादा मैथ जानता हो, किसी को नहीं आता हो, तो सारे लोग अगर एक साथ मिलेंगे तो उससे वो सीखेंगे। गणित सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियों को बढ़ाई जा सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हो रहा कार्य एक गतिविधि है? अब ये समझना मुश्किल है कि कौन सा गतिविधि है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला है कि बच्चों का अन्वेषण में लगना। बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो बच्चों का अन्वेषण में लगना क्या गतिविधि है? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना। नकल करना जो है वो गतिविधि है, नकल करना नहीं। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए। इसका सही आंसर होगा कि शिक्षक शिक्षक
समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए। ये इसका सही आंसर है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए। अब बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो उसके लिए क्या होगा? समूह बनाना नहीं, क्रमबद्धता भी नहीं, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना भी नहीं, एक संगतता, ये होगा। अब क्वेश्चन है कि एक बच्चे के से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा को ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बच्चा की गलती कभी नहीं देखनी है एग्जाम में। ये एक मूल मंत्र मैं बता रही हूँ कि वहां बच्चे की गलती नहीं देखनी है। या तो टीचर दोषी होगा, नहीं तो व्यवस्था दोषी होगा। बच्चे गलत हो ही नहीं सकते हैं। आप लोग तो वैसे ही भी जीनियस है। तो खैर छोड़िए, जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के बारे में उसका सामान्य विचार किससे है? आयत के क्षेत्रफल के रूप में है, इसलिए बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक क्वेश्चन है कि गणित जो है सीखने सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है? नहीं। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है? ये भी नहीं होगा। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है? नहीं, लड़कियां गणित में कमजोर नहीं होती है। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं गणित से ही एमएससी हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था 10th में गणित। नहीं, तो आंसर इसका क्या होगा कि गणित जो है वो हर कोई सीख सकता है। क्या? गणित हर कोई सीख सकता है। गणित जो है वो हर कोई सीख सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ गणित कठिन परिश्रम करने वाले लोग ही सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, या लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये सब अवधारणा है। गणित कोई भी सीख सकता है, सब कोई सीख सकता है अगर सीखना चाहे तो। गणित ही क्या, दुनिया का कोई भी काम सब कोई कर सकता है अगर उसमें लगन हो तो, और वो करना चाहे तो ये जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अभी भी आप लोग को मैं बता दूं, ये 2018 दिसंबर का क्वेश्चन है। 2018 दिसंबर का पेपर 1 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग कर रहे हैं।
एक है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने शीट वितरित की है, ठीक है, जिस पर समकोण वाले 4 चतुर्भुजों को खींचा गया है और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने को कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की क्या? अरे सो सिंपल है, आगमन विधि। शिक्षक ने कौन सी विधि का प्रयोग किया? आगमन विधि का। पहले से त्रिभुज दिया गया है और उसका भुजाओं के बीच में संबंध खोजना है। शिक्षक ने कौन सी विधि का प्रयोग किया? तो आगमन विधि का। अब एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है? देखिए फिर यहाँ निगेटिव क्वेश्चन आ गया। तो संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ये तो बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने में लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? तो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, ये गलत है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाई जानी चाहिए, ये क्या है? यही गलत है। यही आंसर होगा कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा नहीं बनाई जानी चाहिए, वो सबके बच्चों के द्वारा भी बनाई जा सकती है। एक और क्वेश्चन है, टू बाई 3 प्लस 4/5 है। अभी क्या है इसको बताना है आप लोग को। जरा सॉल्व करके हमको चैट बॉक्स में भेजिए कि क्या है। सो सिंपल, 5×3 = 15, इसको हम लोग 10 + 12 करेंगे, आएगा हम लोग के पास 22/15, और इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो आता है 1/7/15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आसानी से पेपर सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे, उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि दिसंबर में जब आप लोगों की एग्जाम हो तो कोई दिक्कत ना हो। उस समय तक आप लोग इतना तैयार हो जाएं कि आसानी से सीटेट क्वालिफाई करें। और मेरे चैनल बनाने का मुझे खुशी हो कि मैं जिस पर्पज से अपना चैनल बनाई लूसी लर्निंग लैब, वो सही दिशा में जा रहा है। अब एक है कि दिए गए आकारों की, ये पिक्चर का है इसलिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 11,1111। तो देखिए यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन क्लियरेशन का क्वेश्चन है। कहने के लिए तो क्वेश्चन आ गया तो आसानी से लोग लिख देगा, ये बहुत दिमाग लगाना है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। 11,000, 1100, 11,1111।
ये हो गया 11, 11,1111। तो जनरली लोग 11,1111 लंबाई में लिख देगा, ऐसा नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको तो पहले हम लोग करेंगे 11,000, यानी 11 गुने 1000 इक्वल टू 11,000। दूसरा है हमारा 1100, 11 गुने 100 यानी 1100, और ये बचा 11। अब इसको आइए हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 11। अब इसको प्लस करेंगे 1 1 1 2 और 1, ये आंसर आएगा 12,111 आंसर। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मिस्टेक अगर हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पे ध्यान देते हैं, तो आसानी से हम लोग एग्जाम को पास कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग मंजिल के करीब है। जैसे क्वेश्चन पूछा ना कि 11,000, 11,000, 1100, 11, ये तीनों को ऐड करेंगे 12,111 आएगा। सो सिंपल। अगर वही चीज वहां हम लोग देख लेते, दूसरा कुछ ऐड कर देते, तो हम लोग का गलत हो जाता। एक डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग का ये बनाना पड़ेगा, पिक्चर बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं छोड़ रही हूँ, आगे बता दूंगी। अब एक और क्वेश्चन है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि 3.1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनेंगे? कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि 3.1/4 चीनी से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो पहले पैकेट की संख्या निकालेंगे। पैकेटों की संख्या इक्वल टू 13/4 डिवाइडेड बाई 1/16। सॉल्व करके हम लोग का आएगा 30, सॉल्व करके आएगा 13/4 इंटू 16 यानी 52। अब कुल मात्रा क्या था? मात्रा हम लोग का था 3.1/4 का, तो ये 13/4 kg हो गया। 13/4 हुआ, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक पैकेट का भार अगर 1/16 है, एक पैकेट का भार 1/16 है, तो कुल पैकेट की संख्या, कुल मात्रा और पैकेट का भार, ये आज का होमवर्क है। आप लोग इसको कंप्लीट करके ले आइएगा कि ये कैसे, कितना पैकेट बनाया जा सकता है। फिर जब नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, डाउट क्लियरिंग सेशन में या नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी। तो ये था आज का हम लोग का सीटेट का 2018 का दिसंबर का क्वेश्चन मैथ का। इसके बाद इसको हम लोग साइंस और सीडीपी करके ही आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरा सिस्टम भी डिस्चार्ज हो रहा है। हम लोग मिलते हैं रात के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।